नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर विक्रम सिंह एक बार फिर आपके साथ लाइव हो रहा हूँ। कल किन्हीं कारणों से मैं आपके साथ कुछ खबरों पर लाइव होना था, नहीं हो पाया, लेकिन खबरें आज वो मौजू हैं और उनका ज़िक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरह से एक गतिरोध और एक राजनीति की स्थिति बन रही है और सरकार के निर्णय के खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ है, उसमें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा छात्रों की नाराज़गी व्यक्त की जा रही है और वो व्यक्त हो भी रही है। मेरा अपना मानना है कि कोरोना के इस संकट काल में अगर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको एड्रेस किया जा सकता है और जिसका समाधान किया जा सकता है, वो होना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर सबसे ज़्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए छात्रों की तरफ से, तो इसके भी मायने समझने चाहिए और सरकार का भी पक्ष हमें समझना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभिभावक चाहते हैं कि जेईई और नीट की परीक्षा जो है वो अपने निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके। तो एक नाराज़गी की स्थिति और इस नाराज़गी पर एक राजनीति जो की जा रही है वो गलत है। राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी भी मामले पर एक ज़िद नहीं बनाई जानी चाहिए। जिद की स्थिति वो दोनों पक्षों को देखना होगा, सरकार को भी समझना होगा, विपक्षी पार्टियों को भी समझना होगा और छात्रों को समझना होगा, क्योंकि कोरोना का काल बहुत ही मुश्किलों के दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया। और कोरोना को लेकर के जो कुछ भी खबर है वो अभी फ़िलहाल इतना ही है कि 77% 76% से कुछ ज़्यादा रिकवरी रेट है। 33,10,000 की संख्या से ज़्यादा लोग जो है वो कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन ठीक होने वाले लोगों की संख्या 26 लाख के करीब है, जो हमें सुकून देती है कि रिकवरी रेट हमारी अच्छी है और इस रिकवरी रेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं मुश्किलों के दौर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग और उस मीटिंग का जो निहितार्थ निकला, जिसमें केंद्र कह रही है कि अभी पैसा खजाने में इतना नहीं है कि जीएसटी पर कंपनसेशन राज्यों को दिया जाए। कंपनसेशन का मतलब है कि जीएसटी में जो कलेक्शन आता है उस कलेक्शन में राज्यों को देना है, चूँकि कोरोना का काल है। एक ऐसी स्थिति जब जनहित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से या सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, उसमें केंद्र का ये कहना कि उसके दो तरीके हैं, उसके माध्यम से फ़िलहाल वो कंपनसेशन जो राज्यों का हक है वो दिया जाना चाहिए और उसके लिए बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि देश का खजाना खाली हो गया है, कुछ सुधी विद्वानों की तरफ से ऐसा नहीं है। स्थितियाँ इस तरह से बन रही हैं, जिसमें एक महामारी कोविड के दौर से जब हम गुज़र रहे हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो सिकुड़ी हुई है। उसके पीछे कारण है कि जब हमारी मांग ही नहीं है तो डिमांड एंड सप्लाई पर इकोनॉमी, मतलब मांग और मांग के बाद उसकी पूर्ति, तभी तो बाज़ार डेवलप होता है। और वहाँ पर प्रॉब्लम है, चूँकि दायरे सीमित हैं और उस सीमित दायरे में जब अनलॉक की स्थिति आई और अनलॉक के कई फेजेज़ आए, तो उसमें से जो दौर चल रहा है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं खुल रही हैं, लेकिन मुश्किलों को अवसर में बनाने की कोशिशें जारी हैं और इन्हीं कोशिशों में अभी नहीं लगता कि आने वाले दिसंबर तक कोई बहुत बड़ा सुकून देने वाला कुछ ऐसा कुछ होगा, ऐसा तो नहीं लगता है। क्योंकि कोरोना के टेस्ट बढ़ रहे हैं तो कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं और अभी हम 33 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों की संख्या आई है। ये संख्या बढ़ेगी, लेकिन रिकवरी रेट को देखते हुए हमें बहुत परेशान नहीं होना है। 3 बातें हमें समझ लेनी चाहिए अब, और मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मैंने बराबर ये कोशिश की है बताने की, जब भी जहाँ से जिस भी मंच से मौका मिला, कि इसको बहुत बड़ी बीमारी नहीं भी मानना है, और मानना इसलिए है क्योंकि ये संक्रमण से फैलता है, एक दूसरे को टच करने से फैलता है, तो हमें अपने दायरे को सीमित करना होगा। इसीलिए हमें अपने सामाजिक गतिविधियां जो आगे बढ़ती हैं, घर से निकलकर, घर की चारदीवारी से जब हम बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद हम अगले समय जब अपना काम पूरा करके घर वापस लौटते हैं, तब तक हमारा एक सामाजिक बंधन खुला होता है। उस दौर में जो हमारा व्यवहार होता है, संपर्क का जो तौर तरीका होता है,
कोरोना उसी से फैलता है और उसी से फैल रहा है। तो इसकी कई स्थितियां हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको समझते हुए हमें व्यवहार करना होगा। फिलहाल अभी ये स्थिति है और इसी बीच जीएसटी काउंसिल की कल की बैठक हुई और उस बैठक में भी बातें सामने आई। कलेक्शंस कम हुए हैं तो राज्यों को कंपनसेशन, लेकिन चूँकि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो लोगों के, गरीबों के लिए भेजना पड़ रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि, तो कुछ ऐसी खबरें हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। सबसे पहली खबर यह है कि श्रीलंका ने पहली बार माना कि चीन को प्राथमिकता दे करके श्रीलंका की सरकार से भूल हुई है। हम्बनटोटा एक वहाँ का पोर्ट है जिसका डेवलपमेंट चीन कर रही है। देखिए, एक ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी सोच है, उस साम्राज्यवादी सोच को चीन ने अपने तौर तरीके से जिस तरह से डाला है कि किसी भी देश के पोर्ट्स का विकास करना या उनके रिमोट एरिया का विकास करना, उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देना और फिर वहाँ पर विकास के नाम पर अपना फैलाव इस कदर करना कि वहाँ पर उस देश का या उस राज्य की भूमिका ही समाप्त हो जाए। पाकिस्तान में सीपैक के नाम पर जो कुछ भी चीन कर रहा है वहाँ पर वो देखा जा सकता है। और पीओके के आउटर एरिया में जिस तरह से चीनी लोगों का दखल बढ़ रहा है और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को पूरी तरह से उनको नज़रअंदाज किया जाता है, इवन कि वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति को भी चाइना के लोग देख रहे हैं। तो ये समस्या जो है अब श्रीलंका ने भी मान लिया है और नेपाल तो मान ही रहा है। हम चीन और नेपाल के उस खबर की चर्चा आपके सामने करेंगे, जो नेपाल और श्रीलंका की उस खबर की चर्चा करेंगे जो ये अब मानने लगे हैं कि चीन के साथ गलबहियाँ करके उन्होंने अपने आप को मुश्किलों में डाल दिया है। पहली बात, हम्बनटोटा जो श्रीलंका का पोर्ट है उसके विकास को लेकर के जो बातें कही गई और उस पर साफ झलक रहा है कि श्रीलंका को भी ये महसूस होने लगा है कि चाइना को भारत के मुकाबले में प्रायोरिटी दे करके श्रीलंका की तरफ से बहुत बड़ी भूल हो गई है। और भारत की विदेश नीति में किसी भी अपने पड़ोसी, खास करके बिल्कुल पड़ोसी देशों के साथ जो बराबरी का तौर तरीका रहा है व्यवहार का, उसको अब ये देश मानते हैं। लेकिन चूंकि एक ऐसी स्थिति थी जिसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको उदासीनता से भारत के रुख को परखा लोगों ने, देशों ने, उसका एक परिणाम अब श्रीलंका और नेपाल को भुगतना पड़ रहा है। तो हम्बनटोटा के विकास में चीन की जो भागीदारी है उसको श्रीलंका पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वही मुश्किलें आ रही हैं जो पीओके के क्षेत्र में इस समय चाइना जो कर रहा है। तो पहले वो किसी को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देता है और लोन देने के बाद उस एरिया में डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ भी करता है वो वहाँ की स्वायत्तता, प्रभुसत्ता पर एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो श्रीलंका भी इसका शिकार बना है, नेपाल भी इसका शिकार बना है। अब बात हम नेपाल की करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि नेपाल चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ क्या से क्या बयान देता रहा है और महात्मा बुद्ध को लेकर के, भगवान श्री राम को लेकर के, या दोनों के सांस्कृतिक गतिविधियों को और सांस्कृतिक संबंधों को, उस कड़ी पर ही चोट ओली सरकार ने की। प्रधानमंत्री ओली जो कि एक वामपंथी राजनेता हैं और वहाँ पर सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें हैं कि एक उम्रदराज व्यक्ति होने के कारण वो जो अपना उनके पार्टी का ताना बाना है उसी में वो अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन अपने आप को महफूज रखने के लिए, सत्ता में बनाए रखने के लिए उनकी जो कोशिशें हो रही हैं उसमें चीन के राजदूत का दखल सबसे ज़्यादा है। और चीन के राजदूत का दखल यहाँ तक की है कि वो जब चाहें, वो महिला चीनी राजदूत जब चाहे तो वो प्रधानमंत्री से मिल सकती हैं, राष्ट्रपति से मिल सकती हैं, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मिल सकते हैं और वहाँ पर एक जनमत तैयार किस तरह से किया जा सकता है चीन के संदर्भ में वहाँ के लोगों की सोच किस तरह से बदले, वहाँ का राजदूतावास करता है। ये एक बड़ी बात है। और चीन भी ऐसा करके पूरी तरह से नेपाल के प्रभुसत्ता पर एक बड़ा डाका डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस देश की फितरत ही यही है कि अविश्वसनीय देश है और अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है। तो विदेश नीति का एक जो सामान्य सा सिद्धांत है कि किसी भी देश का राजदूत अगर दूसरे देश में नियुक्त है तो उसके तौर तरीके होते हैं
अधिकारियों से, नेताओं से, राजनीतिक पार्टियों के लोगों से मिलने के संदर्भ में। तो चीन ने जिस तरह से वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ बढ़ाई और जिस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कोई भी बात करनी हो तो सीधा डायरेक्ट मिलने की जो प्रक्रिया रही, उसको वहाँ के विदेश मंत्रालय ने संज्ञान में लिया है। और पहली बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जा रहा है कि किसी भी देश का राजदूत हो वो वहाँ के नेताओं, राजनीतिक पार्टियों के लोगों से किस स्तर पर किस तरह से मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चीन की गतिविधियाँ जो है वहाँ की जनता नहीं पसंद कर रही है। श्रीलंका के पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट के इर्द गिर्द के श्रीलंकाई चीन के लोगों की गतिविधियों को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक यही स्थिति पीओके में है। पीओके में चूँकि इमरान सरकार और वहाँ के मिलिट्री रूलर्स की मजबूरी है कि चीन का वो साथ लें, लेकिन वहाँ पर भी चीन के खिलाफ एक माहौल है। उन्हीं देशों में जहाँ पर चीन पहुँच करके भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, अब वहाँ की जनता ही विद्रोह कर रही है चीन के तौर तरीकों से। तो पहली बात मैंने हम्बनटोटा पोर्ट के विकास के नाम पर चीनियों की कारस्तानी का जिक्र किया। दूसरा, नेपाल में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ कि कोई राजदूतावास का राजदूत जो है वहाँ के प्रधानमंत्री, राजनीतिक पार्टियों के नेता या राष्ट्रपति से किस तरह से मिलेगा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि चीन का राजदूत जो महिला राजदूत हैं चाओ एन, वो वहाँ पर मिलती ही हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भारत के खिलाफ भूमिका बनाने के लिए। और पिछले 2-3 महीनों 4 महीनों से जितने भी बड़े बयान आए हैं और लिपुलेख जो एरिया है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर जो टेंशन है उसको लेकर के जो कुछ भी बातें की गई, उसके पीछे चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और चीन अपने साथ भारत के खिलाफ कार्रवाई तो कर ही रहा है, सरगर्मी है। पूर्वी लद्दाख के गलवान वैली से लेकर के और पैंगोंग से झील तक जिस तरह से वो टसल की स्थिति उत्पन्न किया हुआ है, अब वो भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। लेकिन उसकी नीयत इतनी ख़राब है और पूरे विश्व में कोरोना के फैलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मुश्किलों भरी हो रही है कि चीन अब पूरी तरह से बौखला चुका है। और बात सिर्फ यही इतनी नहीं, बात तो साउथ चाइना सी पर जिस तरह से एक स्थिति अमेरिका ने बनाई है, चीन की मुश्किलें तो अब और भी बढ़ने वाली हैं। इसलिए चीन पूरी तरह से घेरा जा चुका है और चीन अब चाहता है कि भारत के साथ संबंध सही किया जाए। पिछले 2 दिनों में एक ऐसी खबर आई जिसकी चर्चा मीडिया में कम हुई। आप फर्ज करिए कि ग्लोबल टाइम्स जैसा अखबार वो ये बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लोकप्रियता में चाइनीज़ के बीच आगे हैं। फर्ज करिए एक ऐसा अखबार जो वहाँ के सरकार के कंट्रोल में है, वो खबर दे रहा है भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व शक्ति की और भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की जो कि चीन में है। विश्वास नहीं होता है, ये पूरी तरह से एक मैनेज्ड खबर है। और चीन की परेशानी का सबब किस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं, चीन चाहता है कि इस तरह की बात करके वो ग्लोबल टाइम्स जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे रहा, वही ग्लोबल टाइम्स अब ये खबर दे रहा है कि चीन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। हमें क्या लेना देना है इस लोकप्रियता से? मुझे तो नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी या इस सरकार को गलतफहमी में आने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन किसी के साथ धोखा करना, पीठ में खंजर घोंपना और इस तरह की चापलूसी करना, ये कोई चीन की सरकारी नीति से सीख सकता है। तो ग्लोबल टाइम्स की ये खबर, जिसकी चर्चा बहुत कम जगह पर हो रही है, हम आपकी जानकारी देना चाहते हैं कि सिर्फ खबरों पर भी रही कि वहाँ का ग्लोबल टाइम्स प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में या उनकी लोकप्रियता के बारे में, और वो भी चीनी लोगों के बीच में, एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री लोकप्रिय क्यों होगा, ये सहज आप अनुमान लगा सकते हैं। इस खबर की धार को समझिए। वास्तव में ग्लोबल टाइम्स एक ऐसी भूमिका बना रहा है जिससे उसे लग रहा है कि भारत की जो सरकार है, भारत के जो लोग हैं, जो एंटी चाइना मूवमेंट बन चुकी है, वो जो भारत में चाइना विरोध की लहर चल रही है, उस पर कमी आए। इस मामले को रफा दफा करने के लिए ये चीन की तरफ से एक रणनीति है। याद रखिए, चीन के बहिष्कार का जो एक मामला है वो भारत में अब एक आंदोलन बन चुका है।
हमने इतने अपने सैनिक भाइयों को खोया है, उनकी शहादत को हम यूं नहीं जाने देना चाहते। हमारे देश के वीर सपूत थे जिन्होंने एक बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण तरीके से एक स्थान को कब्जा करने की चीनी कोशिशों को नाकाम करते हुए अपने जानों की बलि दी है, शहादत दी है। इस शहादत का सम्मान करते हुए हम भारतीयों का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम उन चीनियों के सामानों को हम न लें, न खरीदें, जिनके कारण और जिनके बगैर भी हमारा काम चल सकता है। इसका दो फ़ायदा होगा, एक तो चीन जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, और दूसरा बड़ा फ़ायदा होगा कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स, जिसकी बात वोकल फॉर लोकल का कंसेप्ट है, उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बड़ी सोच के साथ ग्लोबल टाइम्स की ये खबर है, जिस खबर का मैंने आपके सामने जिक्र किया है। ये पूरी तरह से एक ऐसी खबर है जिसके माध्यम से भारत के लोगों को, भारत की सरकार के दिल जीतने की कोशिश, और चीन ये समझ चुका है कि भारत आक्रामकता से, उसके किसी भी आक्रामक स्थिति के, उसके षड्यंत्र का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। इसलिए भारत को पटाने की, सॉरी टू से एक शब्द है, पटाने की कोशिश जो है वो उसका जो एक राजनयिक प्रयास है, हंसी भी आती है। वो ग्लोबल टाइम्स जो भारत विरोध पर ही आगे बढ़ता हो, वो ग्लोबल टाइम्स भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, और वो भी चीन में, चीन के लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता को लेकर के बातें कर रहा है। बातें सहज समझी जा सकती हैं, इसमें पूरी तरह से एक रणनीति है भारत को साधने की, भारतीय लोगों को साधने की, क्योंकि भारतीय 130 करोड़ भारतीय लोग एक बड़े मार्केट को क्रिएट करते हैं। चीन पूरी तरह से घिरा हुआ है, तो न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, पीओके और नेपाल, ये सब चीन की कारस्तानी को समझ रहे हैं, और इन्हीं कारस्तानियों का वहाँ पर सीधा विरोध भी हो रहा है। इन तमाम तीन बड़ी खबरों के साथ कुछ ऐसी खबरें हैं जिनका जिक्र किया जाना ज़रूरी है, और वो ये कि कांग्रेस की राजनीति में जिस तरह से पिछले सोमवार के बाद एक उठापटक, एक बाउंडर की स्थिति आई, फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस बाउंडर के बाद मैं फिर कहना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने बातें कही थी कि एक परिवार के लिए जो चरण वंदना और उसको बनाए रखने की जो स्थिति है, उस पर और नेता जो पूरी तरह से भारतीय राजनीति में अपना समय दिए हैं, बहुत ही अच्छा किया कि इस तरह की बात करके कम से कम कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को बचाने की और स्वाभिमान को बचाने की एक बड़ी कोशिश, उसके लिए गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल जैसे नेता जो है वो पूरी तरह से निशाने पर हैं। निशाना कौन लगा रहे हैं? जिनको, जो न पब्लिक फेस हैं, न पार्टी के लिए बहुत कुछ कर पाए हैं, लेकिन हाँ भक्ति और भक्त वो हैं, और उनके लिए कोई बातें नहीं कर रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि अपनी परख और अपने पार्टी में अपनी पूरी पकड़ के बारे में अगर मूल्यांकन करने की बात उठाई जा रही है नेताओं की तरफ से, तो पार्टी बचेगी, और वो पार्टी जो कि भारतीय राजनीति के लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक परिवार के प्रति जो भक्ति दिखाई जा रही थी, उसका दिखाया जाना बंद किया जा चुका है, और वो एक प्रक्रिया शुरुआत हुई है। तो पिछला सोमवार भारतीय राजनीति और इंडियन नेशनल कांग्रेस की राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी मांग उठी है वो ये है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले समय में भी जब ये 3 दिन पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस की राजनीति को समझना हो तो आप कैडर को समझिए। तो इसलिए गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने अगर बात उठाई है कि अब ब्लॉक स्तर के नेता का भी चुनाव हो, और चुनाव के बाद वो संगठन के साथ वो खड़ा हो। गांव के स्तर पर अगर कोई कांग्रेसी नेता है तो उसका चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव की प्रक्रिया और नियुक्त की प्रक्रिया में भक्ति जो है वहीं पर कटेगी, और एक लोकतांत्रिक पार्टी जो है सचमुच में एक लोकतांत्रिक पार्टी होगी। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसके लिए बहुत कुछ बलिदान देना पड़ सकता है। जितिन प्रसाद जैसा नेता जो उत्तर प्रदेश के युवा नेता हैं, और जो सचिन पायलट के विरोध की स्थिति में उनके साथ आके खड़े हुए थे, उनकी चिट्ठी पर भी विवाद हुआ है, और वहाँ पर जितिन प्रसाद का विरोध किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ युवा नेता जो राहुल गांधी के खिलाफ या सोनिया गांधी के खिलाफ या प्रियंका गांधी के खिलाफ, और बात खिलाफत की भी नहीं है, बात उनके मुखालफत की भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि अगर पार्टी के लिए कुछ ऐसी बात बोली जाए जो इन तीनों के हितों के खिलाफ हो, तो मान लिया जाता है कि वो या तो विरोधी है या तो वो तो भाजपा का एजेंट है।
तो सबसे बड़ी बात, भक्ति के इस तौर तरीके के सोचने वालों, विद्वानों और नेताओं को बहुत कुछ समझना होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में कांग्रेस एक पार्टी के रूप में, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में, वो बहुत ज़रूरी है। और तमाम ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर वजूद रखते हैं, जिनका एक राजनीतिक कौशल है, और बिना एक परिवार के भी कोई पार्टी आगे बढ़ सकती है। कम से कम मैं फिर एक बार जिक्र करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने दिखाया है करके ऐसा, और वो किया जा सकता है। संगठन प्रभावी होता है और संगठन में नेता वही फिट होता है जो संगठन को मजबूत करता है, और संगठन को जनता के साथ मजबूत कर दिया जाता है। और अगर इतनी बड़ी बात ना होती तो क्या कारण है कि ये सारे नेता कह रहे हैं कि ब्लॉक स्तर से या गांव के स्तर से कांग्रेस संगठन फिर से खड़ा किया जा सके और पूरे चुनाव होना चाहिए। ये वही बात है जो बीजेपी पिछले 8-10 सालों से बूथ मैनेजमेंट की बात करती है। वही बूथ स्तर पर अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की कोशिशें अगर कांग्रेस में हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी, कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। और लोकतंत्र में रिवाइवल के लिए ये ज़रूरी है। तो फिलहाल इन परिस्थितियों में कांग्रेस की रिवाइवल कैसे हो सकता है? हालांकि सोनिया गांधी उस स्थिति को संभालने से ज़्यादा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जिस दिन थी वित्त मंत्री के साथ, उसके एक दिन पहले सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के साथ लाइव थी। मैं उस सत्र को देख रहा था, पूरी तरह से मैंने देखा, सुना, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने पूरी बात कह करके और वो मीटिंग से चले गए थे, मुझे साफ लगा कि अब सोनिया गांधी या कांग्रेस की अध्यक्षा, कार्यकारी ही सही, उस भूमिका में नहीं है कि वो एक समन्वयक की भूमिका निभा सकें। जैसा कि यूपीए के कार्यकाल में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब उनकी एक भूमिका हुआ करती थी समन्वय की, वो भूमिका नहीं है। उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस के सहारे पर अपनी राजनीति चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैडम मैं इतनी बात अब कह रहा हूँ, मेरे 2 बजे मीटिंग है और मैं अपनी मीटिंग में जा रहा हूँ, और वो मीटिंग छोड़ के चले गए थे। तो ये है एक नेता की धौंस, उसकी ताकत का अनुमान। इस सहज स्थिति के पीछे सबसे बड़ी बात है कि वो पार्टी अपने आप को अभी भी पुरोधा मानने की भूल कर रही है, जो आंतरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। और जब इसका रिवाइवल होगा नहीं, तब तक इस पुरानी पार्टी का, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में, वो तभी हो सकता है जब एक परिवार के चंगुल से वो बाहर निकल सके। इसलिए जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस में अभी तक, वो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस तमाम थपेड़ों को 1885 से मैंने जिक्र किया था, कई थपेड़ों को कांग्रेस सह चुकी है। तो कांग्रेस इससे आगे निकलेगी, लेकिन एक परिवार के सहारे नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के सहारे पर। और कोई भी अखिल भारतीय स्तर की पार्टी का इसी तरह से विकास होता है। इन तमाम खबरों के साथ कोरोना की स्थिति और देश की आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ हम सबको योगदान देने की ज़रूरत है। और उसमें जेईई और नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरह से छात्रों में विरोध की स्थिति है, उसको एड्रेस करना, और अगर सरकार ये पूरा परीक्षा कंडक्ट करा रही है तो ये देखना और सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि इस कोरोना काल में जिस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर पर लोग जाएंगे, छात्र जाएंगे, तो उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से सुनिश्चित होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये बातें क्लियर भी की जा रही हैं। इन्हीं तमाम खबरों के साथ फ़िलहाल मैं फेसबुक लाइव से आपसे विदा चाहता हूं, लेकिन कल मैं आपसे नहीं जुड़ पाया। इन तमाम खबरों के संदर्भ में यही देखिए कि भारत की रणनीति वैश्विक स्तर पर कम से कम अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बहुत पॉजिटिव जा रही है। लेकिन कोरोना का एक भीषण काल है जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थितियों पर बहुत गहरी चोट लगी है, न सिर्फ भारत के बल्कि वैश्विक स्तर पर। और इन्हीं संदर्भों में अगर देखा जाए तो कुछ देशों की जो सीमा का विवाद है, या जो एक ईगो सेटिस्फैक्शन का जो एक मामला है, वो उसको लेकर के जो तनाव की स्थिति है, वो वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में भारत को अपने विकास के साथ साथ वैश्विक शांति के लिए संदेश देने की भी दरकार है। इसलिए समाज में शांति और सुरक्षा की बेहद ज़रूरत महसूस की जा रही है। फेसबुक लाइव में फ़िलहाल इतना ही। कल हम आपके साथ इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।